हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। तो जो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बेलेनोग्लोसस का ट्रंक रीजन। ठीक है, हमने इसकी पिछली वीडियो में प्रोबोसिस बता चुके हैं और कॉलर रीजन बता चुके हैं। अब लास्ट रीजन जो इसका है वो है इसका ट्रंक रीजन, क्योंकि बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिविजिबल होती है। कौन कौन सा? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो प्रोबोसिस और कॉलर आप लोग को पढ़ा चुके हैं और लास्ट है आपका रीजन यहाँ पर है ट्रंक। तो बेलेनोग्लोसस का यहाँ पर ट्रंक के बारे में आज आप पढ़ेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम ट्रंक पढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं ट्रंक क्या होता है। सबसे पहले जो ट्रंक होता है यहाँ पर ये एक लंबा सा पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, एलोंगेटेड होता है और बॉडी का ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। बॉडी का ये कौन सा पार्ट बनाता है? पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। अब इसको जो है हम ट्रंक को थोड़ा फिगर के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। फिगर में कहाँ कहाँ पर ट्रंक किस सिचुएशन में है, किस तरीके से उसमें इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो उसको चलिए अब फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ फिगर के माध्यम से यहाँ पर ट्रंक को यहाँ समझ लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये प्रोबोसिस रीजन हो गया और ये कॉलर रीजन हो गया। अब लास्ट रीजन जो बचा है, इसका बचा हुआ जो पार्ट है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा रीजन, यहाँ तक के रीजन को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रंक बोलते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि बॉडी इसके 3 पार्ट में डिविजिबल है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा रीजन जो है आपका क्या हो जाएगा? ट्रंक रीजन होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर ट्रंक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें हमें देखना होगा। तो ट्रंक रीजन जो है, ये जो ट्रंक होता है ये एलोंगेटेड होता है, बॉडी का ये एलोंगेटेड पार्ट होता है और बॉडी के किस रीजन में पाया जा रहा है? ये पोस्टीरियर रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है, ये एंटीरियर रीजन है आपका और ये कौन सा रीजन है आपका? पोस्टीरियर रीजन है। कौन सा है? पोस्टीरियर रीजन में ये पाया जाता है। और कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, लंबा सा पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो ये जो ट्रंक है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। मतलब कि फ्लैट कहने का मतलब कैसा कैसा होता है? ये चपटा होता है। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में पाया जा रहा है। और कैसा होता है? ये फ्लैट होता है, मतलब कि थोड़ा सा ये चपटा होता है। एनुलेटेड होता है। एनुलेटेड कहने का मतलब एनुलेटेड ऑन द सरफेस। और इनका जो सरफेस एरिया है, इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये इसका सरफेस एरिया है। इसमें जगह जगह इस तरीके से ग्रूव, उभार और कुछ धसे हुए पार्ट हैं, इसकी वजह से इसे एनुलेटेड कह रहे हैं। और ये फाइनली आगे की तरफ ये बढ़ करके ये पतला रीजन बना लेता है और फाइनली ये कहाँ पर ओपन होता है? एंडिंग कहाँ पर हो जाता है इसका? एनस पर हो जाता है। ठीक है, तो एनस पर यहाँ पर एंडिंग हो रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पर इधर देख रहे हैं, इधर चौड़ा भाग है और इधर जाकर के ये पतला सा, इसकी मोटाई जो है वो पतली हो जा रही है, इनकी पतली पाइप जैसा हो जा रहा है और फाइनली जाकर के एनस पर एंड हो रहा है। इसकी वजह से हमें क्या कर रहे हैं? एनुलेटेड होता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें जो है, जो ट्रंक रीजन है, इसमें मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल, ठीक है, मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल कुछ रिज पाई जाती हैं। रिज कहने का मतलब क्या होता है? कुछ चोटी नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब कुछ उभार जैसे होंगे। और जिस तरीके से चोटी होती है, ठीक है, उस तरीके से इसमें जो है उभार तरीके से इसमें बने हुए होंगे। तो ये इनका जो पोजीशन क्या होगा? वो मिड डॉर्सल होगा और मिड वेंट्रल होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे इसको, कि जो इसमें मिड डॉर्सल और जो मिड वेंट्रल रिजेस हैं, ये पूरी बॉडी में पाए जाएंगे। ठीक है, मिड डॉर्सल, मिड वेंट्रल जो रिजेस हैं, यहाँ पर छोटी नुमा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसमें छोटे छोटे, वो भी पूरी बॉडी में इंटायर लेंथ पर पाए जाएंगे, इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी पर पाए जाएंगे, जो कि किस लिए होते हैं? वो नर्व और ब्लड वेसल्स को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, किसके लिए होते हैं ये सारे रिजेस? ठीक है, रिज जो होते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी पर, रिज जो होते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये पूरी बॉडी पर, इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी पर ये प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर। और ये ब्लड
वेसल्स, ठीक है, याद रखेंगे इसको, जो नर्व और ब्लड वेसल्स हैं इसको ये करेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि इसी इसी सरफेस एरिया में ही ये नर्व और ब्लड वेसल्स जो है इसी से होते हुए जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रंक होता है ये 3 पार्ट में डिविजिबल होता है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सा? पहला पार्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो है ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन होगा, ठीक है। ब्रैंकियो, ये ब्रैंकियल रीजन लिखा है लेकिन यहीं पर आपका गोनाड्स भी प्रेजेंट होगा इसी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन हो गया, पहला पार्ट हो गया ये, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है? हिपैटिक रीजन, ठीक है। यहाँ तक ये ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन हो गया। दूसरा पार्ट हमारा हो गया, ये है हमारा सेकंड नंबर हिपैटिक रीजन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, जहाँ इस तरीके से उभार आपको दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है आपका ये हिपैटिक रीजन हो गया। अगला कौन सा हमारा पार्ट हो जाएगा? तीसरा जो पार्ट होगा वो है एब्डोमिनल, यानी कि सबसे लास्ट वाला, और या फिर पोस्ट हिपैटिक रीजन कहेंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका पोस्ट हिपैटिक रीजन होगा। और फाइनली कहाँ पर जाकर के ओपन हो जाएगा? एनएस वाले रीजन पर, ये एनएस पर जो है जाकर के ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये पोस्ट हिपैटिक रीजन हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक रीजन, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? थर्ड नंबर हो जाएगा। तो जो ट्रंक रीजन है ये 3 पार्ट में डिविजिबल होते हैं। कौन कौन सा? ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ये यही आपका कौन सा? ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसी में गोनाड्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर ट्रंक का? वो है हिपैटिक रीजन। आप यहाँ से सेकंड नंबर आप ये इसको देख सकते हैं। तो ये है आपका हिपैटिक रीजन, जिसमें इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी इस तरीके से निकली हुई है, चोटी नुमा स्ट्रक्चर, कुछ रिजिस निकली हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये होगा हमारा हिपैटिक रीजन। इसके बाद का बचा हुआ पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? वो है पोस्ट हिपैटिक रीजन या फिर एब्डोमिनल रीजन बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये फिगर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब हम पहले नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में अगर हम ब्रैंकियोजेनाइटल, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है। तो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हम इसी फिगर में सारी चीजें तीनों चीजों को कंप्लीट करवा देना चाहते हैं, और यहाँ आज आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जो है यहाँ ब्रैंकियल रीजन है, लेकिन ये कौन सा रीजन? यहाँ पर गोनाड्स इस रीजन में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन क्या है। तो डॉर्सल सरफेस जो है बॉडी का, जो डॉर्सली सरफेस है, मतलब कि जो यहाँ पर एक वेंट्रल सरफेस होता है, एक डॉर्सल सरफेस होता है। तो जो डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन का, यानी कि ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है? ये ट्रंक रीजन में। जो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है इसके डॉर्सल सरफेस पर दो, यानी कि डबल रॉ पाए जाते हैं। इसमें 2 पोर्स होते हैं, देखिए, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, ठीक है, जो कि 2 रोज पाए जाते हैं। और जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। एक रोज ये है जिसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर छोटे छोटे इसके बीच में इस तरीके से पोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये सभी क्या है, क्या निकले हुए? ये फ्लैप्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लैप्स हैं, अलग से इस तरीके से निकला हुआ होगा। और इन फ्लैप्स के बीच में आप इस छोटे इस तरीके से यहाँ पर आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ब्रैंकियल अपर्चर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं? ब्रैंकियल अपर्चर्स भी कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पर एक देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये 2 पार्ट में इसको डिविजिबल कर दे रहा है, ठीक है, डिवाइड कर दे रहा है। एक इधर साइड है, ये 1 साइड हो गया, सेकंड साइड हो गया, ठीक है। 1 यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एक साइड है जिसमें मिड डॉर्सल जो रिज होगा, ठीक है, जो मिड डॉर्सल रिजेस होंगे उसमें जो है ब्रैंकियल अपर्चर्स पाए जाएंगे, ठीक है। ब्रैंकियल अपर्चर्स इसी में पाए जाएंगे, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ मिड डॉर्सल रिज। जो एक साइड के रिजेस होंगे उसमें जो है ब्रैंकियल अपर्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक रॉ जो होंगे वो उसमें जो है कुछ बड़े बड़े फरोज इस तरीके से, जिसको हम फ्लैप्स कह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से फरो इसमें पाए जाएंगे प्रत्येक रॉ में। एक रॉ ये हो गया आपका, एक रॉ या हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग साइड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइड
साइड यहाँ पर हो गया, एक साइड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक रॉ में जो है कुछ बड़े बड़े इस तरीके से लॉन्ग फरोज भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये डिवाइड कर रहा है दोनों पार्ट को, और इसमें जो लॉन्ग जो फरोज हैं, और इसमें ये देखिए ये जो पोर्स बने हुए हैं इस तरीके से आपको जो देखने को मिल रहा है, इस तरीके से जो पोर्स रीजन है ये, या पोर्स है यहाँ पे, छोटे छोटे छिद्र जो है यहाँ पे, ये जो है जैसे जैसे ग्रोथ होगी बॉडी की वैसे वैसे ये पोर्स बड़े होते जाएंगे, क्योंकि अभी अगर ये छोटा सा अगर ये बच्चा अभी छोटा सा है तो इसमें पोर्स बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये फरो है जिसको हम फरोज बोल रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और ये जो है आपके निकले हुए हिस्से क्या है, ये आपके फ्लैप हैं, ठीक है, अलग अलग जो यहाँ पर निकले हुए हैं। और यहाँ पर जो पोर्स हैं ये जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये पोर्स भी बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिसमें जो पोस्टीरियर रीजन है वो कॉलर का जो पोस्टीरियर रीजन कौन सा है, कॉलर का पोस्टीरियर रीजन ये वाला हिस्सा है, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जिसमें कॉलर का पोस्टीरियर रीजन इस ट्रंक के ऊपर, यहाँ ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है, इस तरीके से यहाँ पर ये ओवरलैप कर जाता है, जिसमें लॉन्ग कॉलर होते हैं प्रोबोसिस की अपेक्षा। तो उसमें जो है अगर ये कॉलर का पोस्टीरियर रीजन इसके ऊपर अगर ओवरलैप कर जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसके ऊपर बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर ये बढ़ जाएगा तो इसे हम और क्या बोलेंगे, अपर कुलम बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कॉलर रीजन इस ट्रंक रीजन के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाता, ऊपर की तरफ से ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता, बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपर कुलम कहेंगे। लेकिन कुछ स्पीसीज, मैक्सिमम स्पीसीज जो होती हैं वो उसमें ग्रोथ नहीं होता है, ओपन ही रहते हैं। तो यहाँ अगर हम आगे बात करें तो ये जो है आपका यहाँ पे जो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है ये कैसा होता है, ये यहाँ से अगर यहाँ ये ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है आपका, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये थिन होता है, मतलब फ्लैट के साथ साथ ये थिन होता है, पतला भी होता है, और लॉन्गिट्यूडनल इसमें फ्लैप्स बने होते हैं। कैसा होता है, ये लेटरली होता है एक तो, और थिन होता है, नहीं पतला होता है, फ्लैट होने के साथ साथ ये बहुत पतला भी होता है, और लॉन्गिट्यूडनल इसमें फ्लैप्स भी बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें सब आप लोग को आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसी में आपके कुछ रिजेस निकले होंगे, हमने पहले भी बताया जेनाइटल रिजेस होंगे इस तरीके से, इसमें इसमें उस तरीके से उभार तरीके से या चोटी नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, और इसी में आपका क्या होगा, गोनैड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, ये आपका जेनाइटल रीजन भी है इसको, ठीक है। और जो जेनाइटल रीजन है ये जो है जो जेनाइटल रीजन है या गोनैड्स जो है ये कैसे होंगे, विंग लाइक होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, ये विंग लाइक होंगे। आपको यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं जो विंग लाइक यहाँ पर ये विंग लाइक यहाँ पर जेनाइटल रीजन आपको देखने को मिल रहा है। आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये आपको लग रहा है कि ये कोई बर्ड है, ठीक है, इस तरीके से कोई बर्ड है, और इसमें इस तरीके से पंख निकले हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ पंख विंग जैसा स्ट्रक्चर इसमें निकला हुआ है, ठीक है। तो जो बेलेनोग्लॉसस है इसका जो जेनाइटल रीजन होता है या गोनड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग लाइक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको विंग लाइक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कौन सा रीजन है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को यहाँ पर सप्लाई करेगा। ये है ओएसोफेगस, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पोर के रूप में ओएसोफेगस इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये आपका डॉर्सल ब्लड वेसल्स है जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है। यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है,
ठीक है, कौन सा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है आपका इस तरीके से जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और यहाँ पर इस तरीके से फरोज की तरीके से कुछ निकला हुआ पार्ट है, यही आपका क्या है, आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये सभी नर्व्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, नर्व्स हैं। और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है, ये खाली खाली वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये आपका मसल्स की लेयर्स है, ठीक है। कैसे ये लॉन्गिट्यूडनल ये अरेंजमेंट इसमें हुआ है, ठीक है। और इसी में, इसी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर्स में ही आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से ये है अभी आपके ये गोनाड्स है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर गोनाड्स हैं, इस तरीके से ये सभी क्या है, यहाँ पर गोनाड्स हैं। और ये सब गोनाड्स कहाँ पर है, ये लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स लेयर्स है इसी में ये सिचुएटेड है। ये सभी क्या है, यहाँ पर गोनाड्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये विंग लाइक यहाँ पर जेनाइटल विंग्स जिसको बोलते हैं, जेनाइटल रीजन जो है या ब्रेंकियो जेनाइटल रीजन जो है, इसमें जो गोनाड्स का जो एरिया है वो विंग लाइक होता है, जिसे हम जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं। और कुछ ऐसे जेनरा होते हैं जिसमें जेनाइटल विंग्स क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, सभी में नहीं होंगे। तो ये आपका यहाँ पे जेनाइटल विंग्स हो गया। तो अब यहाँ पर ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ब्रेंकियो जेनाइटल रीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हिपैटिक रीजन की, जिसमें आपका हिपैटिक रीजन आएगा या हिपैटिक सीका आएंगे। हिपैटिक सीका क्या है, ये ब्लड की वेसल्स हैं या इस तरीके से यहाँ पर निकले हुए पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हिपैटिक रीजन है, रीजन कौन सा है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हिपैटिक रीजन हो गया, ठीक है। रीजन कौन सा, यहाँ पर इस रीजन से लेकर के इस रीजन तक आपका कौन सा रीजन आएगा, हिपैटिक रीजन होगा, जो कि आपका दूसरा पार्ट है। डॉर्सली मार्क्ड होंगे, ठीक है। और इरेगुलर एलिवेशंस होंगे। इरेगुलर एलिवेशंस कहने का मतलब इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से उभार निकले होंगे, जो कि रेगुलर शेप में ना होकर के बल्कि इरेगुलरी अरेंजमेंट इसका होगा। एलिवेशंस कहने का मतलब क्या है, इसमें जो उभार हुए हैं, निकले हुए धसे हुए, निकले हुए धसे हुए हैं, उसी को हम एलिवेशंस कहते हैं। सकुलेशंस भी कहने का मतलब क्या है कि इसमें धसे हुए पार्ट्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें इस तरीके से धसे हुए पार्ट कुछ हिपैटिक सीका के पार्ट होते हैं, जो कि पूरी इंटेस्टाइनल की जो वाल्स होती है उस पर ये लगे हुए होते हैं। तो इंटेस्टाइनल्स की जो वॉल्स होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उस पर इस तरीके से हिपैटिक सीका लगे हुए होते हैं, जिसका जो कि जिनका अरेंजमेंट जो है इरेगुलर होता है, और इरेगुलर एलिवेशंस के रूप में ये सर्कुलेट होते हैं और प्रोजेक्ट होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एब्डोमिनल रीजन, जिसे हम पोस्ट हिपैटिक रीजन कहते हैं, ठीक है। जो एब्डोमिनल रीजन है ये लॉन्ग होता है, आप यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये कैसा होता है, पोस्ट हिपैटिक रीजन यानी कि एब्डोमिनल रीजन जो है ये कैसा है, लॉन्गेस्ट है, लंबा है, और कैसा है, सिलेंड्रिकल है। इट टैपर्स ग्रेजुअली, और ये ग्रेजुअली टैपरिंग करता है, मतलब कि इधर आप देख रहे हैं कि इधर चौड़ा हुआ भाग है, फिर धीरे 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 आगे की तरफ ये इसकी मोटाई जो है कम होती चली गई है, और फाइनली ये एनस पर जाकर के ओपन होगा, जो कि टैप रूप में है, यानी कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो ट्रंक है ये डिवाइड है टू लेटरल क्लोज्ड कैविटीज में। यहाँ पर इसके अंदर जो है ये जो आपका यहाँ पर पोस्ट हिपैटिक रीजन है या फिर एब्डोमिनल रीजन है, इसमें दो क्लोज्ड कैविटीज पाई जाएंगी, जिसमें पार्टीशन हुआ होगा किसके किसके बीच, बॉडी वाल और गट वाल के बीच, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गट वाल आपका पाया जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से इन सभी वाल्स में जो गट वॉल्स पाए जाएंगे, और गट वॉल्स और जो गट वाल्स जो है और जो बॉडी वाल है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन होना भी जरूरी है कि कौन सा गट वाल है कौन सा बॉडी वाल है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसके लिए इसमें दो क्लोज कैविटीज पाई जाती हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये गट वाल है और ये बॉडी वाल है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। तो आज आज यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हुआ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। चलिए ये ट्रंक के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आज यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ट्रंक
द ट्रंक इज लॉन्ग इलोंगेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ट्रंक होता है ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। इट इज समवॉट फ्लैट, कैसा होता है, चपटा होता है। एंड एनुलेटेड ऑन द सरफेस, और सरफेस पर ये कैसे होते हैं, एनुलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, it has a mid dorsal and mid ventral. It has mid dorsal, mid ventral, longitudinal ridge along its entire length for the accommodation of corresponding nerve and blood vessels. ठीक है, द ट्रंक इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। जो ट्रंक होता है ये 3 भाग में डिविजिबल होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन। पहला है आपका एन एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। कौन सा, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। ये किस पार्ट में होगा, आपका एंटीरियर पार्ट में होगा। बॉडी के एंटीरियर पार्ट में नहीं बल्कि ट्रंक के एंटीरियर पार्ट में होगा। दूसरा है बीच में कौन होगा, मिडिल हिपैटिक रीजन। एंड थर्ड कौन सा होगा यहाँ पर, पोस्टीरियर, सबसे लास्ट में एबिडोमिनल इसको बोलेंगे या पोस्ट हिपैटिक रीजन कहते हैं। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं। पहला है आपका एन एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल region. Branchiogenital region. On the dorsal surface of the branchiogenital region, on the dorsal surface of the branchiogenital region of the trunk, ठीक है, is a double row of small pore. The branchiogenital apertures, जिसे हम क्या कहेंगे, branchiogenital apertures कहेंगे, पोर्स पाए जाने की वजह से, one on either side of mid dorsal ridge। ठीक है, दोनों साइड में मिड डोर्सल रिज पाए जाएंगे। ठीक।